नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपनी मॉडर्न सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर अब तक जो हमने रेलवे का विस्तार देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत के अंदर रेलवे का विस्तार किया। उसके बाद हमने बैंकिंग के विस्तार को भी देखा कि बैंक का विस्तार भारत में कैसे करते हैं। अन्य नीतियों को देखा, चाहे वो राजस्व नीति रही हो या भू राजस्व की नीतियां रही हो, कि किस तरह से भारत के अंदर इनको लेके आने का काम करते हैं। ठीक है ना। हर एग्जाम के अंदर इन नीतियों से संबंधित 2-3 प्रश्न हर एग्जाम के अंदर उठ के हमारे सामने आते हैं। तो आज हम इसी एवज में किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन की बात करेंगे और बात करेंगे न्यायालय एक्ट की। किसकी? पुलिस की बात करेंगे कि पुलिस अधिनियम कैसे आएगा, और पुलिस के बाद हम किस चीज का जिक्र करेंगे? पुलिस के बाद हमारा जो जिक्र रहने वाला है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर रहेगा? न्यायालय, या हम उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट के ऊपर बात करेंगे। ओके, पुलिस व न्यायालय। आज इन दो फील्ड के ऊपर हमें बात करने वाले हैं जिनसे कई तरह के प्रश्न हर एग्जाम के ऊपर पूछे गए हैं, चाहे वो कलकत्ता के उच्च न्यायालय की बात रही हो, चाहे वो 1935 के एक्ट की बात रही हो, चाहे कॉर्नवालिस की बात रही हो। अनेक प्रश्न यहां से लगातार पूछे जाते रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुलिस प्रशासन की। किसकी? पुलिस प्रशासन की। देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर भारत की सरजमी पे बात की जाए तो नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका नाम आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम निकल के सामने आता है, जिनको कि भारत में पुलिस सेवा का या पुलिस प्रशासन व्यवस्था का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। सबसे पहले भारत में पुलिस सेवा को इंट्रोड्यूस करवाने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे रहने वाले। इसके बाद ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसके अंदर आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है 1861 का अधिनियम। ये कौन सा अधिनियम है? यह है पुलिस अधिनियम। कौन सा है? पुलिस अधिनियम। देखिए प्रश्न इस तरह से आता है कि पुलिस अधिनियम भारत में कब आया था, तो डेट याद जरूर रखनी है। 1861 के अंदर भारत में क्या आया था? पुलिस अधिनियम आया था। और उसके बाद सिर्फ एक और याद रखना है, 1902 का अधिनियम। कौन सा? 1902 का अधिनियम, या मैं कहूं फ्रेजर आयोग। कौन सा? फ्रेजर आयोग, फ्रेजर कमीशन आयोग। आयोग भारत में आता है और फ्रेजर कमीशन आयोग भारत में आने के बाद दो चीजों की सिफारिश करता है। एक तो इसकी सिफारिश के ऊपर क्या होता है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है। कौन सा? केंद्रीय जांच ब्यूरो। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की जाती है भारत के अंदर। और दूसरी इसके अंदर कौन सी बड़ी बात कही जाती है, जो आज मुख्य रूप से सीआईडी, जिसका आप बार बार टीवी सीरियल के रूप में भी देखते हो, सीआईडी की भारत में क्या होती है? स्थापना होती है। तो दो मुख्य रूप से फ्रेजर कमीशन के बारे में बातें जरूर याद रखनी है कि एक तो ये 1902 के अंदर आया था, और दूसरा इसने क्या किया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रारंभ किया था। और एक इसकी स्थापना की थी भारत में, सीआईडी की इसने प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? 1902 के फ्रेजर कमीशन आयोग को इसका मुख्य रूप से संस्थापक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं न्याय व्यवस्था की, कि न्याय व्यवस्था के लिए इन्होंने भारत के अंदर कौन कौन से बड़े कदम उठाए थे और कौन कौन सी बातें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें 1773 के, कौन से? 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। हमें बात करनी होगी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की बात करनी होगी, क्योंकि न्याय व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन जो कहां से मिलेगा हमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिलेगा, जिसके तहत 1774 में, देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1774 में क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है? भारत में स्थापना की जाती है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और इसके अंदर क्या कहा गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा, ये सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा? जो कलकत्ता के मामले, कलकत्ता के मामले
इन मामलों की क्या करेगा, सुनवाई करेगा। और यदि दोनों पक्ष क्या होंगे, दोनों पक्ष सहमत हो तो अन्य जो मामले हैं, अन्य क्षेत्र के जो मामले हैं, इनकी भी क्या करेगा, ये जांच करवाएगा और इनके ऊपर न्याय देने का काम कौन करेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो स्थापित किया जा रहा है, ये क्या काम करेगा, मुख्य रूप से कोलकाता के मामलों के लिए बनाया गया था। और यदि कहा गया था कि यदि दोनों पक्ष सहमत रहेंगे तो ये कोर्ट क्या काम करेगा, दूसरों मामलों के ऊपर भी क्या करेगा, अपनी सुनवाई करवाने का काम करेगा। ओके, चलिए एक यहां से एक चीज और पूछ लेता है। जब 1774 की कोर्ट की बात आती है तो एलिजा रिम्पे, किसकी, एलिजा रिम्पे से क्वेश्चन कई बार, सॉरी एम्पे, रिम्पे नहीं एम्पे के बारे में पूछ लेते हैं कि ये शख्स कौन थे। तो ये कौन रहे थे, इस कोर्ट के क्या थे, इनको प्रधान नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, प्रधान नियुक्त किया गया था। देखिए यहां से एक दो चीज थोड़ी सी, जब हम मेंस के लिए देखते हैं तो हमें एक दो चीजें और याद रखनी पड़ती है। देखिए मैंने यहां क्या कहा कि इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट, किसको, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ओके, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब देखने योग्य बात यह है कि क्या भारत के अंदर वास्तव में यह सुप्रीम कोर्ट था या नहीं था। यदि इसको शुद्ध रूप से देखा जाए तो यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सिर्फ नाम मात्र का क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। देखिए आज की न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो क्या होता है, जब जिले स्तर पे, जिले स्तर की अदालत में कोई मुकदमा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यदि हाई कोर्ट का कोई मामला है तो हम उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी निर्णय दे देता है तो उसको आगे रेफर नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पे पुनः विचार जरूर किया जा सकता है, परंतु यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले को भी कहीं आगे ले जाया जा सके। ये प्रावधान कब से है, जब से देश आजाद हुआ। ये कब से है, आजादी के बाद। परंतु जब अंग्रेजों ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी तो उस वक्त उन्होंने क्या प्रावधान किया था कि यदि कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय को देता है तो उस निर्णय को आगे क्या है, ब्रिटेन की संसद के अंदर या ब्रिटेन की कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता था और उस निर्णय को बदला जा सकता था। यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किसका आ रहा था, ब्रिटेन का न्यायालय। कौन आ रहा था, ब्रिटेन का न्यायालय। तो देखा जाए जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ब्रिटेन का न्यायालय काम कर रहा है तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि भारत के अंदर सिर्फ नाम का तो सुप्रीम कोर्ट था, परंतु इसके पास क्या है, कोई भी वास्तविक पावर नहीं थी। कोई भी वास्तविक पावर क्या है, इसके पास नहीं थी, क्योंकि इसके किसी भी निर्णय को आगे चैलेंज किया जा सकता था। ओके, चलिए अब अन्य बात कर लेते हैं इससे संबंधित। अब और क्या हुआ था, जब 1774 का ये कोर्ट की स्थापना हो गई थी, इसके बाद क्या है, अब लिखित में, अब क्या है, लिखित रूप से रिकॉर्ड रखे जाने लगे। लिखित रूप से जो रिकॉर्ड है इनको रखा जाने लगा। देखिए भारत की जब हम आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास का एक बड़ा जो स्रोत हमारे सामने बन के आता है वो क्या आता है, यही लिखित साक्ष्य आते हैं। क्योंकि जितने भी मामले अब इन कोर्ट में जाते थे उन कोर्ट के मामलों को क्या है, लिखित में रखा जाता था कि उस वक्त क्या मामला हुआ था, किसने इस मामले की सुनवाई की थी, कौन दोषी था, किसने क्या दलील दी थी, वो सारा डाटा क्या है अब भारत में लिखित रूप से रखा जाने लगा था। आज जैसे हम बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं या दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं जिनको अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा या दूसरी सजाएं दी गई, तो उन चीज का हमें पता कैसे चलता है, तो पता कैसे चलता है, जब हम इन्हीं दस्तावेज को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हां ऐसा उस समय घटित हुआ होगा। ओके, दूसरा क्या है, इस वक्त अंग्रेजी अनुवाद, कौन सा, अंग्रेजी
अंग्रेजी अनुवाद किया जाने लगा, था। ओके, अब इसमें क्या होता था कि जितनी, देखिए भारत के अंदर बात करें तो भारत तो बहुलक देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि इन्होंने क्या काम किया कि सारे डाटा जितना भी यहां पे पहले मौजूद है उनको क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, ताकि हर अंग्रेज पढ़ सके। इसके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किए, 2 प्रावधानों का याद रखना है। इसको 2 प्रावधान याद रखने। एक कौन सा, हिंदू विधि संहिता। कौन सी, हिंदू विधि संहिता। ओके, जिसके अंदर क्या है, हिंदुओं से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज थे वो क्या है, हिंदू विधि संहिता के अनुरूप इनको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। और इसको क्या कहा गया, एक कोड ऑफ जनरल। क्या कहा गया, कोड ऑफ जनरल के नाम से इसको जाना गया। दूसरा कौन से थे, अब दूसरे भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम थे, तो इसको क्या कहा गया, मुस्लिम विधि संहिता, जिसमें क्या थे, मुसलमानों से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज थे उनको क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा। ओके, यानी कि यदि कोई उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर भी किसी मामले की सुनवाई होती है तो अंत में क्या किया जाएगा, उस मामले को भी इंग्लिश में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। ओके, और जो मुस्लिम विधि संहिता थी इसको कोलब्रक डाइजेस्ट, क्या बोलते थे इसको, कोलब्रक डाइजेस्ट नाम से इसको जाना जाता था। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि जो कोलब्रक डाइजेस्ट है वो किससे संबंधित है, तो कोलब्रक डाइजेस्ट किससे संबंधित है, तो ये है मुस्लिम विधि संहिता से रिलेटेड है। और इसका प्रावधान कहां से मिलता है हमें, 1973 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके तहत क्या किया गया, 1974 के अंदर कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इससे संबंधित रहेगा। और ये इसकी मुख्य रूप से कुछ बातें रहेगी। ओके, तो इस तरह से भारत में क्या हुआ, भारत में अब क्या आने लगे, न्यायालय आने लगे, पुलिस ऑलरेडी आ चुकी है, पुलिस अधिनियम आ चुका है। और इन चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि थोड़ा सा हमें आवश्यकता को भी समझना पड़ता कि ऐसी क्या आवश्यकताएं आई कि भारत के अंदर कोर्ट की स्थापना होने लगी, पुलिस की व्यवस्था होने लगी। तो कारण यह था कि भारत में अनेक तरह के आंदोलन होने लगे थे और इन्हीं आंदोलनों को रोकने के लिए और जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको रोकने के लिए क्या किया जाने लगा, मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया गया। देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय सरजमीन में पहले न्याय होता नहीं था, न्याय की व्यवस्था बहुत पहले रूप से भारत के अंदर विद्यमान थी। पर पहले क्या था, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होता था, दंड संहिता जो है वो लिखित में नहीं होती थी, जैसा राजा का मन करता था उसी रूप की वो सजा उसको दे दिया करता था। परंतु जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो ये भारतीयों को क्या काम करते हैं, नए तरह के कानून देते हैं और वो सारे कानून क्या होते हैं, लिखित होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या होता है, आगे आता है 1793 की कॉर्नवालिस संहिता। कौन सी, 1793 के अंदर कॉर्नवालिस संहिता। ओके, 1793 में क्या होता है, कॉर्नवालिस संहिता आती है। और ये कॉर्नवालिस संहिता क्या काम करती है, भारत में मुख्य रूप से 2 काम करती है। एक क्या करती है कि जो कर प्रशासन है, कौन सा, कर प्रशासन, इसको क्या कर देती है अलग, किससे, न्याय से। यानी जो न्याय प्रशासन होता है उसको कर प्रशासन से क्या कर दिया, 1793 के कॉर्नवालिस संहिता ने इन दोनों मामलों को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। पहले क्या होता था, जितने भी न्यायिक मामले होते थे और कर के मामले होते थे, यानी कि जो दीवानी मामले होते थे, उन सभी की सुनवाई क्या होती थी, भारत में एक साथ होती थी। और अब इन्होंने क्या कर दिया, इनके लिए अलग से प्रावधान करने का काम किया। चलिए यदि इसी के अनुरूप बात करें तो सबसे पहले किसका नाम देखने को मिलता है, 1834 में, 1834 में मैकाले का नाम निकल के सामने आता है। सभी ने लॉर्ड मैकाले की दंड संहिता के बारे में जरूर सुना होगा। और 1853 में एक और अंग्रेज आता है जिसका नाम होता है जॉन
क्या नाम होता है इसका, जॉन नाम देखने को मिलता है। और पूरा नाम देखें तो जॉन रोमिनी, जॉन रोमिनी, ये दोनों क्या लाते हैं भारत में, नई विधि लाते हैं। और नई विधि के तहत क्या होता है, भारत में नए कानून बनते हैं। यदि मेकाले की बात करें तो ये वही लॉर्ड मेकाले है जो भारत में नई शिक्षा नीति को लेकर आने का काम करते हैं। और यही सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो दंड संहिता है, क्या है, दंड संहिता है, इसका क्या करता है, निर्माण करता है। दंड संहिता का निर्माण कौन करता है, तो सबसे पहले मेकाले करता है। ये क्वेश्चन लोकल जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है कि भारत में दंड संहिता का निर्माता या जन्मदाता किसको माना जाता है, तो किसको माना जाएगा, लॉर्ड मेकाले को माना जाएगा। और दूसरे कौन होंगे, 1853 में आने वाले जॉन रोमिनी। ये क्या काम करते हैं, नई विधि आयोग लेके आते हैं। और इस नई विधि आयोग के तहत क्या काम किए जाते हैं, तीन मुख्य रूप से कितने काम किए जाएंगे, तीन काम किए जाएंगे। तीन काम कौन कौन से होंगे, पहला होगा दीवानी नियम संहिता। कौन सा, दीवानी नियम संहिता। भारत में सबसे पहले दीवानी जितने भी राइट्स थे या दीवानी मामले थे उनसे रिलेटेड एक संहिता बनाई जाती है। कब, 1859 में। कब, 1859 यानी 59 में क्या होता है, दीवानी नियम संहिता का गठन किया जाता है इन्हीं दोनों आयोग की सिफारिश के ऊपर। दूसरा कौन सा होता है, भारतीय दंड संहिता। कौन सा, भारतीय दंड संहिता, जिसको कि मुख्य रूप से मेकाले ने इसमें भूमिका निभाई थी। और इसको भारत में कब है, 1860 में इसको क्या कर दिया गया था, भारत में लागू कर दिया गया था। तीसरा कौन सा था, फौजदारी। कौन सा था, फौजदारी संहिता। और फौजदारी संहिता की बात करें तो जॉन रोमिनी का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। और इसको कब, 1861 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो इन तीनों संहिताओं के बारे में लगभग यहां से एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि दीवानी नियम संहिता कब आई थी, भारतीय दंड संहिता कब आई थी, और फौजदारी संहिता कब आई थी। कई बार इनके मुख्य रूप से जनक को भी पूछ लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की बात आई तो मेकाले का नाम आएगा। और फौजदारी संहिता की बात आई तो जॉन रोमिनी का इसमें क्या था, अहम योगदान रहा था। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं उच्च न्यायालय अधिनियम। उच्च न्यायालय अधिनियम, देखिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, अंग्रेजों ने यह बात कही थी कि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दंड से रिलेटेड हो, चाहे वो दीवानी से संबंधित हो, चाहे वो फौजदारी से संबंधित हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम उच्च न्यायालय या क्या करेंगे, हाई कोर्ट, किसकी, हाई कोर्ट की भारत में क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और इसके लिए क्या हुआ, 1861, कौन सा, 1861 का अधिनियम आता है। और इस 1861 के अधिनियम के तहत सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, जो अंग्रेजों की तीनों मुख्य रूप से क्या है, ये प्रेसिडेंसी है। यहां पे 1862 में, कब, 1862 में इन तीनों में क्या कर दिया गया, एक एक उच्च न्यायालय की क्या कर देगी, स्थापना कर देगी। हालांकि कलकत्ता में क्या है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट यहीं पे बना था और अब क्या है, उच्च न्यायालय बनने की बात आई जब 1861 के अधिनियम के तहत, तो ये भी कहां पे बना था, कोलकाता में बना था। कई बार इलाहाबाद का पूछ लेता है, कौन सा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। यदि प्रश्न को इस तरह से पूछ ले कि संघीय न्यायालय व्यवस्था कौन सी, संघीय न्यायालय व्यवस्था, व्यवस्था कब आरंभ हुई, संघीय न्यायालय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो यह याद रखना है भारतीय सुधार अधिनियम भी जिसको कहा जाता है, कब, 1935 का अधिनियम। कौन सा, 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या है, संघीय न्यायालय व्यवस्था का भारत में प्रचलन हुआ था।
1861 के अधिनियम के तहत क्या है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 1862 में क्या हुआ था, यहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1774 की बात करें, कब, 1774 की बात करें तो कलकत्ता में ही क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ओके, और इस 1935 के अधिनियम के बाद क्या हुआ कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, वो अब कहां आ गया था, दिल्ली आ गया था। कहां आ गया था, दिल्ली आ गया था। और आजादी के बाद इसको क्या कर दिया गया था, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का दर्जा इसको दे दिया गया था। तो मुख्य रूप से क्या है, ये इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी है। अब एक अंतिम इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है वो बचता है इल्बर्ट बिल। कौन सा, इल्बर्ट बिल। क्योंकि इल्बर्ट बिल की बात की जाए तो इल्बर्ट बिल काफी ज्यादा विवादित रहा था। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, भारतीयों ने इस बिल का काफी स्वागत किया था। क्यों, क्योंकि देखिए भारत के अंदर क्या है, जब शिक्षा का प्रचलन हुआ और खास करके जब मैकाले ने इंग्लिश माध्यम की शिक्षा प्रारंभ करवा दी, तो उसके बाद क्या है, भारत में कानूनी शिक्षा का काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। यदि हम भारत के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो लगभग सभी ने क्या है, वकालत की हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इल्बर्ट बिल की। किसकी, इल्बर्ट बिल। देखिए भारतीय लोगों के अनुरूप देखा जाए या भारतीय जो वकील हैं, जज हैं, उनके अनुरूप देखा जाए तो इल्बर्ट बिल काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। और इस बिल को लाने का काम कौन करता है, वायसराय। देखिए भारत में इस वक्त वायसराय है और वायसराय का नाम किसको देखने को मिलेगा, रिपल। वायसराय कौन होंगे, रिपल भारत के क्या होंगे, वायसराय होंगे। और वो क्या काम करेंगे, एक इल्बर्ट बिल को लेके आएंगे जिसके अनुरूप भारत में क्या होंगी, नई तरह की कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी। इस इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान था, प्रावधान यह किया गया था कि भारतीय जज, कौन है, भारतीय जो जज हैं, अब क्या करेंगे, अब से अंग्रेजों के मामले, किसके, अंग्रेजों के मामले की सुनवाई कर सकेंगे। यानी कि पहली बार किस बिल के तहत भारतीय जजों को अंग्रेजों के मामले की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया, तो याद रखना इल्बर्ट बिल के अनुरूप दिया गया। किसके समय में, लॉर्ड रिपल के समय में। 1880 से लेकर 84 का इनका टाइम पीरियड है। कब है, 1880 से लेकर 84 तक भारत में वायसराय रहे थे लॉर्ड रिपल, और इन्होंने इल्बर्ट बिल को मंजूरी दी थी जिसके तहत भारतीय जजों को अब क्या है, अंग्रेजों के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया था। अब ऐसा यदि रिपल करेगा, ये तो भारतीयों के पक्ष में बात हो गई, तो यही कारण है कि 1883 के अंदर यूरोपियों ने क्या किया, इसका विरोध करने का काम किया। यूरोपियों ने क्या किया, इसका विरोध किया। और विरोध के बाद क्या हुआ, दो परिणाम निकल के सामने आए। इस बिल को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस बिल को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, रिपल को अपना त्याग पत्र देना पड़ा। रिपल को त्याग पत्र देना पड़ा। देखिए ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे अंग्रेज भी निकल के आए जिन्होंने भारतीयों की तरफ सोचा और कुछ कानूनी व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक नाम लॉर्ड रिपल का देखने को मिलता है। परंतु नतीजा क्या निकलता है अंत में, कि रिपल के ऊपर इतना कानूनी दबाव बना दिया जाता है कि रिपल को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। और त्याग पत्र के बाद उसको क्या है, वापिस भारत से ब्रिटेन जाना पड़ता है। ओके, और इसी अनुरूप में क्या है, 1935 का आगे अधिनियम आया जिसका अभी हमने जिक्र किया था। इसके अनुरूप क्या है, भारत में नए कानून भारत में लेके आए। और अंत में क्या हुआ, भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमारी संविधानीय प्रणाली को अपनाया या संसदीय प्रणाली को अपनाया। और उसके बाद से हम आज तक
जो संविधान सभा ने कानून बनाए थे, संविधान बनाया, उसके अनुरूप आज तक चल रहे हैं। तो यहां से सिर्फ अंग्रेजों से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन नीतियों के अंदर किसके समय में आए, कौन सा आयोग आया और किस आयोग ने कौन सी सिफारिश की, इतनी बातों को जरूर याद रखना है, क्योंकि खास करके जो न्यायालयों की बात होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो चाहे हाई कोर्ट की बात हो, तो यहां से लगभग एक प्रश्न हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज के लिए हमारा कंटेंट इतना ही रहेगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।